हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर के साथ विच इज़ मेन ग्रुप केमिस्ट्री। सो पहले मेन ग्रुप केमिस्ट्री से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते थे, बट 2018 के CSIR नेट के एग्जाम्स के बाद से यहाँ पे क्वेश्चन बनने लगे हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने लगे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 24 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, सो एडवांस लेवल तक जाएंगे बट बेसिक को टच करते हुए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो आपके पास ग्रुप 13 आता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सो इसको याद कैसे किया हुआ है, डिफरेंट वेज हैं याद करने के। मैंने इसको याद किया हुआ है बोल, आलसी, गाएगा इंडियन ताल में। बोरोन फैमिली को कैसे याद करोगे, बोल, आलसी, गाएगा इंडियन ताल में। देन आपके पास कार्बन फैमिली ग्रुप 14। इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आता है और इसको मैंने याद किया हुआ है कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा। कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा। नेक्स्ट ग्रुप 15 आता है जिसमें नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड आपके पास बिस्मथ आता है। इसको मैंने याद किया हुआ है ना पी ऐसे सबके बिना। ठीक है, ना पी ऐसे सबके बिना। देन ग्रुप 16 आता है, चाल्कोजन फैमिली बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। देन आपके पास आता है टेलोरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, ओल्ड स्टाइल से TPO। देन आपके पास ग्रुप 17 आता है, हेलोजन फैमिली। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो ऐसे ही सबको याद होते हैं। अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेटल्स कौन कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, मेटलॉइड की तरह बिहेव कौन करता है। सो जनरली आपके पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलोरियम ये बिहेव करते हैं मोस्टली मेटलॉइड्स की तरह। और इसके साथ साथ कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं कि बोरोन भी मेटलॉइड की तरह बिहेव करता है एंड पोलोनियम भी मेटलॉइड की तरह बिहेव करता है। ये आपको याद रखने हैं। देन आपके पास इस साइड आपको मेटल्स मिलते नॉन मेटल्स मिलते हैं। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे आपके पास नॉन मेटल्स आ गए। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। बाकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी आई होप आपको पता ही हो। नेक्स्ट हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। ग्रुप 13 की बात करते हैं। अगर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ग्रुप 13 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 आएगी। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 आगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ग्रुप 14 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2 होगी, मीन्स यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 आ गए। ग्रुप 15 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 आ जाती है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आएंगे। ग्रुप 16 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4 होगी, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 आ जाएंगे। देन आपके पास NS2 NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हैलोजन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी क्या होती है, जनरली हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। यहाँ पे ग्रुप 13 की बात करें वैलेंसी 3 आती है। देन ग्रुप 14 की वैलेंसी 4 आएगी, 15 की वैलेंसी 3 आएगी, ग्रुप 16 की वैलेंसी 2, देन हेलोजन की वैलेंसी आपके पास 1 आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 1 बाय 1 हर ग्रुप के एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं बोरोन फैमिली के साथ, फिजिकल फैक्टर्स के साथ शुरू करेंगे। तो फिजिकल फैक्टर में सबसे पहले आपके पास आता है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस की हम बात कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं या एटॉमिक साइज किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, इसीलिए एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज मीन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यहाँ पे मैं N से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों इंक्रीज होता है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। आइडियली इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एटॉमिक साइज बोरोन फैमिली में सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिखो, बोल, आलसी, गाएगा,
इंडियन ताल में। सो ये आ गया आपके पास। और अगर एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, थैलियम का एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होगा, बोरोन का सबसे कम होगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। क्या एक्सेप्शनल केस क्या आता है कि गैलियम का साइज़ डिक्रीज़ होता है एज़ कंपेयर टू एल्यूमिनियम। मीन्स एल्यूमिनियम का साइज़ बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है अब ये देखते हैं हम। सो बेसिकली गैलियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, सो वहाँ पे 3D इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 3D शेल प्रेजेंट है। सो 3D इलेक्ट्रॉन्स अगर डी सबशेल की बात करें तो इसकी शेप डिफ्यूज्ड होती है। डिफ्यूज्ड होने की वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा आउटर मोस्ट शेल पे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज़ यहाँ पे गैलियम का डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में गैलियम का साइज़ डिक्रीज हो जाएगा। सो ये वाला ऑर्डर रहेगा एटॉमिक रेडियस का। नेक्स्ट अब हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, सो यहाँ पे बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आती है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 आएगी, गैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आती है, इंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +1 दोनों आती है, और थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही आती है। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या लेना देना है। अगर हम कंपाउंड्स की फॉर्मेशन देखें तो हमें पता है Bi3 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, तो Bi3 एग्जिस्ट करता है। बट अगर हम THI3 की बात करें, सो ये स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है ये कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे देखो जो थैलियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, और मैंने यहाँ पे बताया कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम की +1 है। क्यों +1 है, और इससे क्या होगा, इससे मतलब क्या होगा कि ये जो थैलियम है यहाँ पे ये डिसोशिएट हो जाएगा। ये किस में, अपनी स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, और स्टेबल कंपाउंड बना लेगा। यहाँ पे आपके पास I2 आ जाएगा, और ये इसने क्या किया, स्टेबल कंपाउंड बना लिया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया थैलियम। ठीक है, सो ऐसा क्यों हो रहा है, ये किसकी वजह से होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। अब हम देखेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे थैलियम की, सो यहाँ पे आपको D सबशेल भी मिलेंगे, F सबशेल भी मिलेंगे। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये F सबशेल है, देन आपके पास ये D सबशेल है, और यहाँ पे आपके पास H सबशेल होगा, एंड यहाँ पे आपके पास P होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास क्या है, 6s 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी एंड 6p1 होगी। सो अब अगर हम F और D सबशेल की बात करें, सो D सबशेल का मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, F सबशेल और D सबशेल डिफ्यूज्ड होते हैं शेप में। ठीक है, ये क्या है, डिफ्यूज्ड इन नेचर। डिफ्यूज्ड इन नेचर का मतलब क्या है, अब ये जो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स D सबशेल में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब न्यूक्लियस का, और यहाँ पे जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे इनको शील्डिंग नहीं मिल रही है। जो S इलेक्ट्रॉन्स हैं, S सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, S ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, F और D की शेप डिफ्यूज होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो शील्डिंग इफेक्ट
पुअर देंगे, शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। मीन्स अब न्यूक्लियस ये वाले जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कस के पकड़ रहा है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। s इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी कहानी सेम यही है, ये वाली है। क्या होगा, डिफ्यूज्ड है शेप के, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स में, जिसकी वजह से आपके पास जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ ये जो p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है एक, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, और इसी वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +1 आ रही है। ठीक है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास कोई THI3 यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है और आपको यहाँ पे निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, शेप निकालनी है, स्ट्रक्चर निकालना है, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आइडली केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से हम क्या देखेंगे, +2 से यही पढ़ते आ रहे हैं हम कि यहाँ पे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 3 है। अगर हम स्टीरिक नंबर फाइंड आउट करना चाहें कर सकते हैं 3। मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम्स भी आपके पास 3 है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। आइडली यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 आनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर शेप आनी चाहिए या ज्योमेट्री आनी चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, एक्चुअल में ये जो थैलियम है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो स्टेबल ही नहीं है, दैट मीन्स ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल है ही नहीं। अब यहाँ पे ये जो थैलियम है ये सिर्फ I3 नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे हमने मेटल रखा हुआ है, इसका ज्योमेट्री में या हाइब्रिडाइजेशन में कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, I3 नेगेटिव को स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे आपसे कोई शेप पूछी जाती है या हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है तो आप I3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे। आई होप वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर स्टीरिक नंबर वाले फॉर्मूले से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 7 + 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे +1 है, नेगेटिव चार्ज है, डिवाइडेड बाय 2, स्टीरिक नंबर 5 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आएगी, मीन्स ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। और अगर आप शेप फाइंड आउट करना चाहो तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। I3 नेगेटिव की शेप आपके पास लीनियर आती है, 3 लोन पेयर्स आएंगे, 2 बॉन्ड पेयर्स आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है NMR एक्टिव न्यूक्लियाई की। बोरोन फैमिली में कौन से NMR एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, कौन से नहीं है वो देखेंगे। सबसे पहले अबंडेंस देखते हैं। अगर B10 आइसोटॉप की बात करी जाए तो यहाँ पे अबंडेंस 19.9% होती है, और अगर B11 आइसोटॉप की बात करी जाए तो अबंडेंस 80.1% होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम के अबंडेंस 100% है। ये NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है। यहाँ पे आपको न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस करने में हेल्प होगी आपको फर्दर जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। ये न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे वैल्यू B10 आइसोटॉप में वैल्यू 3 आती है न्यूक्लियर स्पिन की, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, और B11 न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू B3/2 आएगी, और एल्यूमिनियम न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 5/2 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास प्रॉपर्टी आती है डायमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। डायमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन करने से पहले आपको बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। बैक बॉन्डिंग बेसिकली 2 टाइप्स की हमने पढ़ी हुई थी, एक सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम देखी थी, और दूसरी सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम देखी थी। बैक बॉन्डिंग के लिए
क्या क्या कंडीशंस देखी हुई थी कि सराउंडिंग एटम मींस अगर हम यहाँ पे सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम की बात करें, सो सराउंडिंग एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए। लाइकवाइज सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए और सराउंडिंग एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। सो थोड़ा सी रिवीजन के लिए मैं आपको एग्जाम्पल करा देती हूँ। अगर हम सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम की बात करें, सो आपके पास BF3 मॉलिक्यूल आता है। अब बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सो यहाँ पे पाई इंटरेक्शन होगी सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम। और अगर हम यहाँ पे बात करें SiH3 का थ्राइस, सो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है एंड सिलिकॉन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सो यहाँ पे भी सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। अब देखो साइड एटम टू सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आता था, अगर बैक बॉन्डिंग हो रही हो, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता था, शेप में कोई चेंज नहीं आता था। बट अगर सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम बैक बॉन्डिंग हो रही थी तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंज आता था, बॉन्ड एंगल में भी चेंज आता था और शेप में भी चेंज आता था। ये मैंने अपने लेक्चर में प्रीवियस आप लेक्चर देख सकते हो केमिकल बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग वाला, सो वहाँ पे अच्छे से कराया हुआ है। अब जहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी वहाँ पे डाइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन नहीं होती है। ये क्यों नहीं हो रही है ये देखेंगे। अब ये यहाँ पे हम अगर BH3 मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे देखो बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे इसके शेप की बात करें तो ये कुछ ऐसे दिखेगी हमें। इसके पास अब वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब बोरोन के सराउंडिंग में सिर्फ हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ये स्टेबलाइज कैसे होगा, अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, इधर बाई डायमराइज और पॉलीमराइज, ठीक है, बैक बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती है। सो यहाँ पे क्या होगी, डायमराइजेशन हो जाएगी। BH3 स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डायमराइज हो जाएगा B2H6 में, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अगर हम BF3 मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सो यहाँ पे अगर हम देखें इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सो ये पाई इंटरेक्शन होगी। यहाँ पे पाई बॉन्डिंग नहीं होती है, पाई इंटरेक्शन होती है, बट स्टिल ये जो मीन्स यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये मीन्स ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पाना चाहेगा। सो इसकी ये जो पाई इंटरेक्शन है ये इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख को थोड़ा कम कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है इन्होंने थोड़ी सी गेन कर ली है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स की भूख है वो थोड़ी कम कर ली है, जिसकी वजह से यहाँ पे डायमराइजेशन नहीं होगी या पॉलीमराइजेशन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम AlCl3 की बात करें तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। बट हमने क्या बोला था, बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ कंडीशन होती थी कि एक एलिमेंट या एक एटम हमें सेकेंड पीरियड का चाहिए होता है और दूसरा हमें हायर पीरियड्स का चाहिए होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ का चाहिए होता है। बट यहाँ पे ये दोनों ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अब ये एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम की सराउंडिंग में अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या हो जाएगा, डायमराइज हो जाएगा, A2Cl6 में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि ये स्टेबिलिटी गेन कर सके, अपनी इलेक्ट्रॉन की भूख को कम कर सके, ठीक है। BCl3 की बात करें सो यहाँ पे इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, सेकेंड पीरियड में से है, ये थर्ड पीरियड में से है, मीन्स ये दोनों अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, एक क्लोरीन के पास, ये तीनों क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। सो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। सो अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो वहाँ पे डायमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन नहीं होगी।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी पार्टिकल्स की, उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर हम डाउन द ग्रुप चलें सो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है क्योंकि पैकिंग उतनी क्लोज नहीं रहती है, ठीक है। बट अगर हम इंडियम और थैलियम की बात करें, सो थैलियम का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियम। क्यों ज़्यादा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से, ठीक है। सो मैंने क्या बोला कि अगर हम ऑर्डर की बात करें, सो बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम देन गैलियम। बट अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें, सो बोरोन के मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू 2437 केल्विन आती है और गैलियम में मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोरोन के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने की ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो सबसे पहला रीज़न क्या आया कि बोरोन जो है वो B12 यूनिट में एग्जिस्ट करता है। ये सिंगल यूनिट में एग्जिस्ट नहीं करता है, B12 यूनिट में एग्जिस्ट करता है। मीन्स अब यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा होंगे, बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे, यहाँ पे पैकिंग क्लोज होगी। सो यहाँ पे जो पैकिंग होगी CCP पैकिंग होती है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। एटॉमिसिटी तो आपको पता ही चला गया, एटॉमिसिटी यहाँ पे 12 आ रही है। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें सो वो भी 12 आएगा। सिटी आपके पास 12 आई, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 आएगा। ज्योमेट्री की बात कर सकते हैं, आइकोसाहेड्रल यहाँ पे साहेड्रल ज्योमेट्री होगी या अरेंजमेंट होगी, ठीक है। सो B12 यूनिट में एग्जिस्ट होने की वजह से बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं, पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, पैकिंग क्लोज होती है। सो यहाँ पे B12 यूनिट को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टिविटी आती है कि बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी देखेंगे। सबसे पहले हम एयर के साथ देख रहे हैं। एयर में मेनली ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो बोरोन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा। सो यहाँ पे जब भी आप कंपाउंड बनाओगे ना तो देखो कि जो एलिमेंट है वो अपनी स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में हो। जैसे यहाँ पे कंपाउंड हमारे पास B2O3 बनेगा और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोरोन +3 अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब भी हमारे पास Al2O3 ही मिलेगा हमें। एल्यूमिनियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा बोरोन तो हमें Bn मिलता है और एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो Aln मिलता है। देखो आप रिएक्शंस को खुद ब खुद बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इसकी +3 ही आ रही है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही आ रही है। बेसिकली क्वेश्चन जो है वो Bn के ऊपर पूछा जा सकता है यहाँ पे। सो Bn के सबसे पहले डायटोमिक टर्म सिंबल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डायटोमिक टर्म सिंबल मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो कौन सा वाला ट्रिक लगेगा, 1 2 1 2 वाला ट्रिक लगेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम p इलेक्ट्रॉन्स ही लिख रहे हैं। सो बोरोन के p शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। टोटल आपके पास आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें L की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पे +1 -1 सो L की वैल्यू आपके पास 0 आ गया। सो जिसकी वजह से यहाँ पे सिग्मा आएगा। देन स्पिन देखो, सो यहाँ पे स्पिन भी 0 ही आएगी, ऑपोजिट स्पिन्स हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। सो यहाँ पे स्पिन 0 आ गई, मीन्स 2s + 1 की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। उसके बाद हम देखेंगे जिरेड है अनजिरेड है। सो ये अनजिरेड होगा, अनजिरेड इंटू अनजिरेड जिरेड, अनजिरेड इंटू अनजिरेड जिरेड, देन जिरेड इंटू जिरेड जिरेड आ गया। सो ये आपके पास जिरेड आ जाएगा, 1 की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सो ये डायटोमिक टर्म सिंबल आ गया Bn का। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर टू ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट के बारे में हम कार्बन फैमिली जब करेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। सो ये इन दोनों की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। सो ये हमने रिएक्टिविटी विद एयर देख ली। नेक्स्ट हम रिएक्टिविटी विद वाटर देखेंगे। सो बोरोन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है सो BOH थ्राइस हमें मिलता है।
यहाँ पे भी बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लाइकवाइज Al अगर एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें AlOH थ्राइस मिलेगा। ये अगेन वाटर के OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर सकता है, सो हमें AlOH4 नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है और शेप के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि जो भी बोरोन फैमिली के यहाँ पे एलिमेंट हैं उनको ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, E2O3 मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, B2O3 मिलेगा, Al2O3 मिलेगा, 2O3 मिलेगा, In2O3 मिलेगा। अब थैलियम हमने नहीं लिखा है क्योंकि वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद अच्छा, इनमें से अब ऑक्साइड्स के ऊपर से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑक्साइड की एसिडिटी ऑर्डर के बारे में पूछा जा सकता है। सो हमने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा था कि मेटल्स जो हैं जनरली बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड देंगे और नॉन मेटल्स, और जो आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। यहाँ पे क्या है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा। सो मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज होगी और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जा सकता है आपसे। सो अब हम नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं। सबसे ज़्यादा एसिडिटी इसकी होगी B2O3, देन A2O3, देन गैलियम ऑक्साइड आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लुईस एसिडिटी, हम देख रहे हैं बोरोन हैलाइड्स की। सो लुईस एसिड क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लुईस एसिड्स क्या होते हैं और लुईस बेस क्या होते हैं। लुईस एसिड्स विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, सो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। आप AA से याद रख सकते हो कि A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर। ठीक है, लुईस के केस में अगर लुईस बेस की बात करें, बेसिस की बात करें, सो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे। ठीक है, सो बोरोन हैलाइड्स के बारे में देखते हैं हम। यहाँ पे देखो बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरोन की सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ। दैट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। सो ये बिहेव कर सकता है लुईस एसिड की तरह। वैसे ही यहाँ पे BCl3, BBr3, Bi3 ये सारे ही लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सब में बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है सराउंडिंग में। सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करेगा। अब अगर हम बात करें ऑर्डर की कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा, सो ये बैक बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बैक बॉन्डिंग से क्या है, ये जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये 2p है और ये भी 2p है। सो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई इंटरेक्शन हो सकती है, 2p2p इंटरेक्शन हो रही है, जिसकी वजह से इसकी जो भूख है इलेक्ट्रॉन्स की वो थोड़ी सी कम हो रही है। पूरी कम नहीं होती है बट हाँ थोड़ी कम होती है, पाई इंटरेक्शन होती है। ठीक है, BCl3 के केस में क्या होगा, अब यहाँ पे Cl है,
ये तो 2p ही रहेगा और ये 3p आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब इंटरेक्शन जो होगी वो 2p 3p इंटरेक्शन होगी। 2p 3p इंटरेक्शन तो पॉसिबल है ही। हमें क्या चाहिए बैक बॉन्डिंग के लिए, एक सेकेंड पीरियड का एटम चाहिए होता है और दूसरा हायर पीरियड का चाहिए होता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का हो सकता है। सो यहाँ पे भी 2p 3p पाई इंटरेक्शन होगी BCl3 के केस में। BBr3 के केस में 2p 4p होगी, ठीक है। ये क्या है 2p और ये 4p आ गया। Bi3 के केस में यहाँ पे ये 2p होगा वैकेंट ऑर्बिटल एंड यहाँ पे 5p होगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑर्बिटल्स का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। सो जैसे जैसे ऑर्बिटल्स का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, क्योंकि कंपेरेबल साइज नहीं बचेगा। सो अगर बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर देखें हम, बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में हो रही है, BF3 में होगी। देन आपके पास BCl3 में होगी, देन आपके पास BBr3 में होगी एंड Bi3 में सबसे कम होगी। मीन्स अगर बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है तो यहाँ पे इसकी हंगर कम होगी, या जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा उसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो है वो कम होती जाएगी। अगर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम होती जाएगी मीन्स एसिडिक नेचर, लुईस एसिडिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। सो लुईस एसिडिटी का ऑर्डर देखा जाए, लुईस एसिडिटी का ऑर्डर देखा जाए तो रिवर्स हो जाएगा। BF3 सबसे कम एसिडिक होगा, देन आपके पास BCl3 आएगा, देन आपके पास BBr3 आएगा और Bi3 सबसे ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग सबसे कम है। तो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को वो सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम लुईस एसिड बेस्ड रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लुईस एसिड की तरह कौन बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह कौन बिहेव करेगा। यहाँ पे बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। NH3 यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो कुछ इस तरह होगी, BF3 एंड यहाँ पे आपके पास आ गया एडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, एडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, दिस इज एडक्ट। मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चेंजेस के ऊपर पूछे जाते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट था उसमें बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पे बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे स्टीरिक नंबर 3 है, BF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। बट अगर यहाँ पे हम देखें 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं प्लस 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी स्टीरिक नंबर में पार्टिसिपेट करता है, दैट मीन्स यहाँ पे स्टीरिक नंबर 4 आ गया, जिसकी वजह से बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है। अब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है, दैट मीन्स बॉन्ड एंगल चेंज होगा, ज्योमेट्री चेंज होगी, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन में मेनली आप 2 टाइप की रिएक्शंस पढ़ोगे, एक एडक्ट कहाँ पे फॉर्म हो रहा है अभी के लिए और दूसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होगी। ये एडक्ट कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ये याद रख लो आप। अगर हार्ड लुईस एसिड है और हार्ड लुईस बेस है तब हमेशा ही एडक्ट की फॉर्मेशन होगी, तब क्या मिलेगा आपको, एडक्ट मिलेगा, ठीक है। हार्ड इंटरेक्शन होंगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, ये कॉन्सेप्ट है हार्ड इंटरेक्शन का और सॉफ्ट इंटरेक्शन का। अगर सॉफ्ट लुईस एसिड होगा, सॉफ्ट लुईस बेस होगा तब भी एडक्ट की फॉर्मेशन होगी। बट अगर हार्ड लुईस एसिड है और सॉफ्ट लुईस बेस है तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। और अगर सॉफ्ट लुईस एसिड है, हार्ड लुईस बेस है तब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी।
सो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना आना चाहिए कि हार्ड लुईस एसिड कौन सा है या सॉफ्ट लुईस बेस कौन सा है, एसिड कौन सा है। तो इसके लिए जो हार्ड लुईस एसिड है ये और सॉफ्ट लुईस एसिड है ये डिपेंड करता है बैक बॉन्डिंग के ऊपर। अगर बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बैक बॉन्डिंग के ऊपर। मोर बैक बॉन्डिंग दैट मीन्स जो एसिड होगा, लुईस एसिड होगा, लुईस एसिड की बात कर रहे हैं हम, वो हार्ड होगा, ठीक है। और अगर लेस बैक बॉन्डिंग होगी तो आपको सॉफ्ट लुईस एसिड मिलेगा। सो अगर मैं कंपैरिजन करूं BF3, BCl3, Bi3, BBr3, सो BBr3 बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा BF3 में होती है। ये हार्ड लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये बाकी सारे जो हैं है तो लुईस ही एसिड, बट ये सॉफ्ट लुईस बेस की तरह एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है। सो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हम देख रहे हैं, Bi3 ये क्या है, आप सॉफ्ट लुईस एसिड आ गया, और NH3। अब बेस को कैसे देखते हैं हम, अगर बल्कि बेस होगा, बेस के केस में बल्कि बेस होगा, अमाइड के केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे नाइट्रोजन, अमीन के केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। बल्कि बेस जो होते हैं वो सॉफ्ट लुईस बेस होंगे, सॉफ्ट लुईस अमाइंस की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम NH3 की बात करें, NH3 और NCH3 का थ्राइस, सो ये हार्ड लुईस बेस है और ये सॉफ्ट लुईस बेस है, ठीक है। सो इसमें हमें बल्कीनेस देखनी होती है, साइज देखना होता है। सो ये आ गया आपके पास, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कम होती है, दैट मीन्स ये सॉफ्ट लुईस एसिड होगा, और यहाँ पे साइज देखना है। सो ये आपके पास आता है हार्ड लुईस बेस। सो यहाँ पे एडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये I वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे एक I जो है वो निकल जाएगा बाहर, एंड NH3 आपके पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको स्टेबल करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला गया, सो B यहाँ पे I आ गया, यहाँ पे I आ गया, और यहाँ पे आप क्या निकला है, H निकला है, H पॉजिटिव, यहाँ पे I नेगेटिव है। सो यहाँ पे NH2 आ जाएगा और ये दोनों HI फॉर्म कर लेंगे। अब जो अमोनिया है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, सो एक्सेस में प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे BNH2, अगर 1 मोल और है अमोनिया का, सो यहाँ पे भी NH2 आ जाएगा और एक HI बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फिर से यहाँ पे अमोनिया NH3 का एक और मोल है, तो ये BNH2 का थ्राइस आपके पास आ गया, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल रही है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल रही है, क्योंकि आपको रिएक्शन जो हो रही थी वो सॉफ्ट लुईस एसिड के साथ एंड हार्ड लुईस बेस के साथ हो रही थी। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये क्या है। अब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, दैट मीन्स ये हार्ड लुईस एसिड है। अब इसका साइज स्मॉल है, दैट मीन्स ये हार्ड लुईस बेस है। सो हार्ड इंटरेक्शन होगी, मीन्स यहाँ पे एडक्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, एडक्ट आ गया, ठीक है। NH
3। सो यहाँ पे क्या था, एडक्ट की फॉर्मेशन जब हो रही थी तब शेप चेंज हो रही थी, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही थी। बट अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहे हैं, देखो Bi3 में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, और BnH3 की भी बात करें और NH2 थ्राइस की भी बात करें, तब भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, करें शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन, अब यहाँ पे sp2 है, सो यहाँ पे sp3 होगी, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, सो ये चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे BCl3 मीन्स ये सॉफ्ट लुइस एसिड है, और ये भी आपके पास साइज ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी सॉफ्ट लुइस बेस ही है, ये सॉफ्ट इंटरेक्शन है होंगी, और यहाँ पे एडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और अगर एडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आएगा, शेप में चेंज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, ये सॉफ्ट लुइस एसिड है क्योंकि बैक बॉन्डिंग कम है, और ये हार्ड लुइस एसिड है, और सॉरी लुइस बेस है क्योंकि यहाँ पे साइज देखेंगे हम। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो BnH ट्वाइस का थ्राइस आ जाएगा, एंड बाहर आपके पास HCl निकलेगा, HCl 3 मोल्स। सो ये रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे देखो ये टेबल है सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, सो पहले ये वीडियो पॉज कर देना, उसके बाद ये इसके आंसर्स लिखना, फिर चेक करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये सॉफ्ट लुइस एसिड है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा कि सॉफ्ट कौन है, हार्ड कौन सा, लुइस बेस की बात कर रहे हैं, सो ये हार्ड लुइस बेस है। यहाँ पे देखें तो साइज ज़्यादा है, दैट मीन्स ये सॉफ्ट लुइस बेस है, ये भी सॉफ्ट लुइस बेस आया। अब यहाँ पे ये हार्ड लुइस बेस है, ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये सॉफ्ट लुइस बेस होगा, और अगर हम वाटर की बात करते हैं तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोशिएट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे OH नेगेटिव ही हम देखेंगे जो कि हार्ड लुइस बेस है, ये भी क्या आया, हार्ड लुइस बेस आया। ठीक है, सो जहाँ पे सॉफ्ट मिल रहा है वहाँ पे तो एडक्ट फॉर्म कर लो। सो ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, दैट मीन्स एडक्ट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे BCl3, और यहाँ पे SET ट्वाइस आ गया। अब यहाँ पे भी एडक्ट की ही फॉर्मेशन होगी, BCl3 एंड NCH3 का थ्राइस आ गया। यहाँ पे भी एडक्ट की फॉर्मेशन होगी, BCl3 PPH3 आ गया। ठीक है, और जहाँ पे हार्ड मिल रहे हैं आपको, हार्ड लुइस बेस मिल रहे हैं, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सो यहाँ पे आ जाएगा BnH ट्वाइस का थ्राइस, प्लस आप HCl बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर देखें तो BOR का थ्राइस आ जाएगा, ठीक है, और Cl नेगेटिव बाहर निकलेंगे, और अगर यहाँ पे आप देखते हो तो BOH का थ्राइस आ गया। सो ऐसे आप रिएक्शन इजीली कर सकते हो, क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा कि नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगी, नो चेंज। अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रही है तो शेप भी चेंज नहीं होगी इन हाइब्रिडाइजेशन। बट अगर एडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है तब वहाँ पे चेंज हो रही है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है
तो शेप भी चेंज होगी, ज्योमेट्री भी चेंज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे, अब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है दैट मीन्स ये सॉफ्ट लुइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये लुइस एसिड की तरह बिहेव तो करेगा ही करेगा, एक्ट एज अ लुइस एसिड, क्योंकि इसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, बट बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो ये सॉफ्ट लुइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये भी सॉफ्ट लुइस बेस की तरह बिहेव करता है। सो CO सॉफ्ट लुइस बेस की तरह बिहेव करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये सॉफ्ट इंटरैक्शन होगी और यहाँ पे एडक्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या होगी, एडक्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन 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 आ गया एंड ट्रिपल बॉन्ड O, ये एडक्टिव फॉर्मेशन हुई है। सो इसके बाद अगेन चेंजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे क्या थी, वो सब आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट ये जो है, ये रिएक्शन यहीं पे इससे फर्दर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कोई A प्रोडक्ट मिल रहा है, अब A की रिएक्शन कर रहे हैं हम किसके साथ, BCl3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो ये क्या है, सॉफ्ट लुइस एसिड है, ये क्या है। अब अगर इसकी बात करें, BH3 की बात करें, सो ये सॉफ्ट लुइस एसिड है क्योंकि यहाँ पे आपको बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, बट इसको भी हम क्या बोलते हैं कि बैक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। सो ये भी क्या है, सॉफ्ट ही है, सॉफ्ट लुइस एसिड। बट अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, BH3 और BCl3 का कंपैरिजन करें, सो सॉफ्टर कौन है, इसमें ज़्यादा सॉफ्टर कौन है, ये वाला है, सॉफ्टर लुइस एसिड है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सो जैसे कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते थे कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, वैसे ही फंडा आपने यहाँ पे लगाना है। अगर ये सॉफ्टर होगा तब यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है, बट अगर ये इससे कम सॉफ्ट है, ये क्या है, अब ज़्यादा सॉफ्ट है, ये कम सॉफ्ट है, सो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। बस यही बात आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंटरेक्शन अच्छे से बनी हुई है और अगर यहाँ पे फर्दर रिएक्शन कराते हैं जो कि ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, सो ये इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, या हम बोल सकते हैं इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बट अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, सो BCl3 और BBr3 का कंपैरिजन करें, अब इन दोनों में क्या देखो, ये सॉफ्टर है, ये ज़्यादा सॉफ्टर है। जैसे हम बात करते थे कि अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा तो लेस रिएक्टिव को धक्का मार के बाहर निकल जाएगा और सब्स्टिट्यूट कर देगा। सो वही चीज़ यहाँ पे है, ये ज़्यादा सॉफ्टर है तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। सो यहाँ पे ये इसको रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और आपके पास BBr3CO ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सो हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर आपके पास कोई सब्सट्रेंट है जहाँ पे ऑलरेडी हार्ड इंटरेक्शन है और कोई सॉफ्ट लिगेंड आके रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। देखो हार्ड इंटरेक्शन ऑलरेडी है, अगर सॉफ्ट लिगेंड आएगा तो यहाँ पे हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर नहीं होती है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें रिएक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर कोई सॉफ्ट इंटरेक्शन वाला सब्सटेंट प्रेजेंट है और कोई सॉफ्टर लिगेंड आ रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे प्रोडक्ट में इंटरेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, तो यहाँ पे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगी। ये जो ऊपर वाला एग्जांपल किया है हमने इसी केस का किया है। देखो यहाँ पे आपके पास इस वाले सब्सटेंट में सॉफ्ट इंटरेक्शन ऑलरेडी थी, बट ये BBr3 जो है वो एक सॉफ्टर लिगेंड है, सॉफ्टर लिगेंड है, तो ये BCl3 को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, धक्का मार के बाहर निकाल देगा और इसके साथ आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो BH3 की बात अगर करते हैं हम
तो ये एक सॉफ्ट लिगेंड होगा क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। और BBr3 की बात करें तो ये भी सॉफ्ट लिगेंड है, बट यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ज़्यादा सॉफ्टर कौन सा है, ये वाला है, ये सॉफ्टर है। दैट मीन्स BBr3 BH3 को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। सो इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। आई होप मैंने जो भी कॉन्सेप्ट कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। थैंक यू गाइस।